नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता हैं करण सिंह दलाल यहाँ पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों से अग्रवाल सदन में उनका स्वागत किया जा रहा है तेल मिल पर ओल्ड फरीदाबाद में। और आप देखें पूर्व पार्षद रोहित सिंगला, पूर्व पार्षद अनिल नागर, जगन डागर यहाँ हैं, कई सारे पूर्व पार्षद यहाँ हैं जी। और आप देख सकते हैं स्वागत, फूल मालाओं के साथ स्वागत। गोविंद कौशिक जी भी यहाँ पहुंचे हैं, पुराने कांग्रेसी हैं गोविंद कौशिक, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं फरीदाबाद। रायबाजी सुकंचन जैन, बड़ी तादाद में बाबू का ही भूल देगा हमें तो। ये देखें राजेश आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बड़े जी। राजेश जी, जी सर, बड़ा स्वागत चल रहा है आज यहाँ। जी जी जी, बड़े खुशी का दिन है जी। जो मुहिम दलाल साहब ने एक इसका हमने प्रदर्शन किया था पिछले अभी कुछ दिनों पहले सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने, उसी मुहिम के तहत आज देखिए आपके सामने ही उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कांग्रेस के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल आज पहुंचे हैं अग्रवाल सदन में। अग्रवाल सदन में उनका यहाँ स्वागत होता है उनका यहाँ। ये देख सकते हैं आप ढोल से नगाड़ों से स्वागत का कार्यक्रम यहाँ चालू है। देखें फरीदाबाद आप, और लेके चलेंगे आपको। उठा लिया है, कन्नों पर उठा लिया है युवाओं ने। ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप। मालाएं पहनाने का जो सिलसिला है वो लगातार है, रुक नहीं रहा है। ये देख सकते हैं आप रोहित सिंगला का बड़ा ढोल के साथ नगाड़ों के साथ कैसे आप
आओ जी कहाँ है? भूल गया वो। आओ जी फरीदाबाद आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जी का फरीदाबाद आगमन पर हार्दिक धन्यवाद है। मैं बंगल तालियों से एक बार करण सिंह दलाल जी का स्वागत करें। धन्यवाद। सभी भाई अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रेस वार्ता चालू होगी, उसके बाद सत्ता लंच का प्रबंधन कोई जाए ना, सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। सब प्लीज हाँ जी और जी सभी भाई अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे मुख्यमंत्री करण दलाल जी एक मिनट मैं शाम कराऊँ। टंडन अंकल हो रहा, टंडन साहब आए, आगे आ जाए। टंडन साहब जाए कोई जाए ना, स्थान ग्रहण कर ले सब। हमारे बीच में नगर टागर जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इनका भी यहाँ पर आने का बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र मावी जी है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे भाई गिरीश भारद्वाजी बल्लभगढ़ से हैं, वो भी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में राजेश सारिया जी हैं, हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजू धारीवाल जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह जैन जी है, अमरावती है, वो भी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में बाबूजी राजाराम जी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारे विजय कौशिक जी, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में बड़ी स्वागत यहाँ पर और अभिनंदन करते हैं। और भाई हमारे युवा नेता कृष्ण अत्री जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। योगेश जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेश शर्मा जी का भी यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में विजय पीर जी हैं, जो कि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, भीम आर्मी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में वरिष्ठ एडवोकेट सुशांत गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में सभी वरिष्ठ पत्रकार बलजीत हुड्डा जी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सभी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में राठौर साहब जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चरणदास जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और सभी बुजुर्ग और सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत स्वागत। सब यहीं पर रुके हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमारे बाबूजी पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जी, जिनके अभिनंदन और स्वागत में आप लोग आए, आपकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अजरोदा गांव से आए हमारे बीच में, अजरोदा गांव से आए भाई अमर सिंह जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ अजरोदा गांव से पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। अंशुल पारसन जी हमारे बीच में है, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में प्रणव, हमारे विधानसभा अध्यक्ष प्रणव शर्मा जी हैं, उनका बहुत बहुत अध्यक्ष पूर्व मंत्री जी से आए और आशीर्वाद है। हमारे बीच में वशिष्ठ साहब जी हैं, डॉक्टर सर्वजीत जी के पुत्र, उनका भी बहुत बहुत यहाँ पर आने पर स्वागत है। और सभी भाई कन्हैया भाई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं रोहित भाई से कहूँगा 2 मिनट। रोहित भाई कोई भी शहर से आए हुए सब अपने साथीगण सभी भाई आगे आओ, टीम के साथ बाबू जी का स्वागत करो एक बार। चलो सभी भाई आगे आओ।
और ये अपने खत्री समाज से, पंजाबी समाज से अपने भाई सारे युवा भाई, थैंक यू जी, थैंक यू। सारे युवा साथी आइए जी, थैंक यू। हर चुनाव में साथ रहते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। किसी को जाना नहीं है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं कृपया प्रधान जी से भी कहूँगा मिलने एक बार बाबू जी से आगे जरूर भाई, कोई जाए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबका लंच है। और मैं इसी के साथ कहूँगा अपने आशीर्वाद ले ले, अपने छोटे भाई का मान बनाने के लिए सभी का स्वागत है। और प्रेस वार्ता को फोटो में भी हमें दिखा। हाँ जी, हाँ जी। प्रेस वार्ता चालू कर दी जाए। हमारे नरेश जी आप आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक गुप्ता जी हैं, विवेक गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक गुप्ता जी है, उनका स्वागत है। केशव शर्मा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चंद्र जी है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और सारी फरीदाबाद ओल्ड शहर की तमाम युवा शक्ति को नमन, सबको यहाँ पर आने पर जरूर करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और सलमान भाई अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इन्हीं शब्दों के साथ किसी भाई का वैसे इतनी भारी मात्रा में प्रेस के सभी बंधु आए हैं, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो हमारे एक छोटे से बुलावे पर इतनी भारी संख्या में पहुंचे। और सबसे वरिष्ठ अपने प्रेस भाई अपना स्वर भारत जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और सभी यहाँ पर ओल्ड फरीदाबाद की सभी सरकारी दूर दूर से आई सभी इलाके से दलाल साहब के अभिनंदन का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप थोड़ी ही देर में आपके बीच में माननीय करण वाली प्रेस वार्ता स्थान ग्रहण कर ले, प्रेस वाले आपने अपने स्थान ग्रहण कर ले, सभी कार्यवाही ताकि दलाल साहब से अच्छी तरीके से प्रेस वार्ता हो सके, लोग भी देख पाए, थोड़ा सा प्रेस वार्ता थोड़ा सा नहीं साथ स्थान ग्रहण कर ले, स्थान ग्रहण कर लो भैया सब अपना। बाबू जी को देखो माइक, हमें ऊपर बोलना पड़ेगा। यहाँ उपस्थित सभी पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के आए हुए सभी साथी और आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रोहित सिंगला जी, भाई अनिल शर्मा जी, भाई राजेश जी, भाई जगन्नागर जी, आदरणीय श्री राजाराम जी, श्री कौशिक साहब, आदरणीय हमारे चंदीला साहब और सबके नाम में अगर लूंगा तो बहुत लंबा वो हो जाएगा। मैं आज आपके सामने जो दूसरी दफा फरीदाबाद के प्रेस बंधुओं को और इलाके के सभी मौजूद साहिबान को जो तकलीफ दी है, वो सबसे बड़ा जो कारण है आज हमारे फरीदाबाद के अंदर कि जिस इलाके को बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से बड़े बुजुर्गों का, हमारी माताएं और बहनों का, नवजात शिशु बच्चों का, गर्भ में जो हमारे बहन बेटियों के बच्चे हैं, उनको भी जो ठीक तरीके से इस बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से सांस जो अच्छी वायु है, ऑक्सीजन है, वो नहीं मिल पा रही है। और चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, धूल मिट्टी, सड़कों का निर्माण ना होने की वजह से जो इतनी बड़ी मात्रा में साइकिल भी अगर गुजरती है तो धूल मिट्टी आसमान की तरफ बढ़ने लगती है और वायुमंडल में फैल करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। लानत है ऐसी सरकार को जो इस देश की कायाकल्प करने का वादा किया करते थे। आज मैं और राजनीतिक बातों पर ना जाकर के जो इन्होंने जो इतने गुनाह किए हैं, जो इतने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराध किए हैं सत्ता में बने रहने के लिए, जो आपे से गिर करके
इन्होंने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके जो अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है, देश के लोग और हमारे लोग उसको भी बर्दाश्त करते रहे। लेकिन आज हम इस भाजपा की सरकार से और जिला प्रशासन से एक ही बात कहने के लिए दोबारा आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। पिछले दिनों हमने इस सोते हुए प्रशासन को जगाने के लिए जिला मुख्यालय पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हमारे सभी साथियों ने किया। हमें उम्मीद थी कि ये बेशरम सरकार और ये सोया हुआ प्रशासन शायद इन लोगों के बिगड़ती सेहत का ख्याल करेगा। और बड़े अफसोस की बात है कि हम जो लोगों की जान को बचाने का ये अभियान चला रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वो लोग भी आते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया। ये हमारी लड़ाई कोई अकेले कांग्रेस पार्टी की, किसी एक विशेष वर्ग की ना होकर के तमाम फरीदाबाद के अंदर रह रहे जनमानस को केवल मात्र जो ये भाजपा के नेताओं की वजह से, जो इस जिला प्रशासन के बेईमान अधिकारियों की वजह से आज जानलेवा जो प्रदूषण फरीदाबाद में बढ़ रहा है और अधिकारी अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। हमने पिछली दफा भी कहा था, आज भी आपके सामने हम ये बात रख रहे हैं कि ये जो कारखाने जिनमें से जहरीला धुआं निकलता है, सुरूरपुर से लेकर के और फरीदाबाद के तिलपत तक और तिलपत से लेकर के बल्लभगढ़ और आस पड़ोस के तमाम के इलाकों में जिन कारखानों को सरकार की इजाजत नहीं है, उनके पास पॉल्यूशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, गैर कानूनी तरीके से जो कारखाने चल रहे हैं, उनमें से निकलने वाला जो प्रदूषण है, जो धुआं है, वो हमारे लिए जानलेवा बना हुआ है। इसी तरीके से होडल पलवल से 33 रेल चला करती थी। ट्रेन में कमेरे वर्ग के लोग बैठ करके दिल्ली जाते थे, फरीदाबाद आते थे। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि फरीदाबाद के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और सांसदों की जो प्राइवेट बस बदरपुर से लेकर के मथुरा आगरा तक बिना किसी लाइसेंस की और इजाजत के चल रही हैं, उनमें से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे प्रदूषण पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझते हैं कि अगर वो 32 रेल चलना शुरू हो गई तो प्रदूषण तो कम होगा, लेकिन इनकी जेबों में आने वाला जो नाजायज पैसा है इन बसों की मार्फत, इनकी वो दुकानदारी बंद होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए लोगों की जान से खिलवाड़ करके नाजायज बसों को चला करके इस हमारे तमाम जिले का प्रदूषण को खराब कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों रुपया फरीदाबाद के अंदर आया, उस पैसे में से तकरीबन पैसे को खुर्द-बुर्द किया जा चुका है और वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेबों में या यहाँ के अधिकारियों की जेबों में जा चुका है। सड़कों का निर्माण न होने की वजह से जो धूल और मिट्टी उड़ रही है, वो हमारे लोगों के लिए एक जानलेवा आफत की तरह यहाँ पर एक बहुत बुरी हालात बनते जा रहे हैं। सरकार चैन की नींद सो रही है। हम इनसे कोई बहुत बड़ा सरकार के खजाने से धन या दौलत नहीं मांग रहे हैं। हम केवल कांग्रेस या किसी एक खास जाति या समूह की रक्षा के लिए सरकार से गुहार नहीं कर रहे हैं। हम केवल इस बेईमान सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर ये समझते हैं कि फरीदाबाद के लोगों में वो ताकत या वो दम नहीं है, ये कुछ भी ज्यादती हमारे साथ करते रहे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे, तो वो दिल लग चुके हैं। हम इनका जीना हराम कर देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के अधिकारियों का। आज दिल्ली के अंदर उड़ती हुई धूल को, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को रोकने के लिए उन्होंने हजारों वाहनों के ऊपर पानी की
मशीनें लगा करके दिल्ली में छिड़काव किया जा रहा है। ये ठीक है कि प्रदूषण अकेले फरीदाबाद का नहीं, चारों जगह फैल रहा है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो यहाँ पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है? कहाँ गई वो मशीनें? कॉर्पोरेशन के खाते में आई हुई वो मशीनें पानी छिड़कने वाली कहाँ गायब हो गई? जो कचरों के ढेर चारों तरफ लगे हुए हैं, जो गंदगी के ढेर हर गली मोहल्ले के अंदर जो पड़े हुए हैं, क्यों नहीं जो नगर यहाँ का निगम है वो कचरे के ढेरों को उठाने का ठीक तरीके से काम कर रहा है? कचरों के ढेर में से निकलने वाली जो जहरीली गैस है वो हमारे इलाके के प्रदूषण को खराब कर रही है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से और यहाँ पर आए हुए मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ग हर समाज का एक से एक बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ पर फरीदाबाद की प्रदूषण के बिगड़ते हुए हालात पर चिंता करने के लिए आया हुआ है। हमने पिछले दिनों जो धरना दिया था, हमने अधिकारियों से और इस सरकार से कहा था कि सरकार हरकत में आए और जो भी प्रदूषण को रोकने के कदम दिल्ली की सरकार उठा रही है, ये हरियाणा की सरकार फरीदाबाद में क्यों नहीं लोगों की जान को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहती? आज इस दूषित वायु के कारण जो बीमारों की मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सरकारी अस्पताल में न डॉक्टर है न दवाई है, प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट है। कोई भी अगर वहां चला जाता है तो इलाज आदमी का नहीं उसकी जेब का इलाज किया जाता है। ना कोई कानून है, ना कोई नियम है, ना कोई देख रेख है। बाढ़ ही खेत को खा रही है। भाजपा के तमाम नेता और उसमें कुछ हमारे कांग्रेस के भी शामिल हो सकते हैं, दिन और रात नाजायज कॉलोनियों को काटने में लगे हुए हैं। नाजायज कॉलोनियों को काट करके फरीदाबाद के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है, वहां सड़कों के निर्माण ना होने से जो गाड़ियों का आवागमन है उसकी वजह से जो धूल और मिट्टी बढ़ रही है, अगर इसको ना रोका गया तो पिछले दिनों उत्तर भारत में अगर किसी एक शहर का सबसे ज्यादा AQI अगर खराब था तो वो फरीदाबाद का 700 लेवल तक AQI हमारा फरीदाबाद का खराब हो चुका है। रात को सोते हैं तो सोते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्ति हुक्का पी रहा है, इतना धुआं मुंह के और नाक से शरीर के अंदर जाता है। पार्कों में जो हमारे बुजुर्ग और भाई सैर करने के लिए जाया करते थे, आज इस बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से पार्कों में जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। अगर सरकार ने कदम ना उठाया, प्रशासन अगर सोई हुई नींद से नहीं जागा, तो हमारे इलाके का जो नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं तमाम अपने भाइयों से, जितने भी हमारे चाहे व्यापारी भाई हैं, चाहे वाणिज्य परिवार से संबंध रखते हैं, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, हमें अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए इस सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा होने के लिए हम आप लोगों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। जहां जिस तरीके से पिछले दिनों फरीदाबाद के सिविल सचिवालय पर बैठ करके हजारों हमारे जिला फरीदाबाद के नौजवानों ने वहां धरना दे करके इस सरकार को शर्मिंदगी दी, अब वक्त आ गया है कि एक दफा फिर हम फरीदाबाद के किसी एक इलाके में जाकर के, जहां गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, जहां ना कोई सफाई हो रही है, ना इन पेड़ों के ऊपर कॉर्पोरेशन कोई पानी का छिड़काव कर रहा है, कहां गई हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन? हम उनको भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ मिलकर के इलाके के लोगों की जान को बचाने में हमारा सहयोग करें। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जिस भाई ने जिस पार्टी को वोट देना है हमें कोई इतराज नहीं, जिसको जो पार्टी ठीक लगे उस पार्टी को वोट देना, जिस पार्टी आपको अच्छी लगती है उस पार्टी के साथ रहना, लेकिन इस फरीदाबाद के करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और हमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके
इस सरकार और प्रशासन को जब तक हम शर्मिंदगी नहीं देंगे, जब तक हम इनको विवश नहीं करेंगे, तब तक ये बेईमान सरकार और ये बेईमान अधिकारी हमारे बुजुर्ग, हमारी बहन बेटियां, हमारे बाल बच्चों की सेहत के बारे में चिंता नहीं करेंगे। और अगर ये 2 महीने भी इसी तरीके से बेरोक प्रदूषण बढ़ता रहा तो आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा। दिल्ली में या प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के पता कीजिए कि कितने लोग वहां पर दाखिल हैं और उनको कौन कौन सी नई बीमारियां आ रही हैं। सबसे बड़ी तो जो पेट के अंदर जो बच्चे पल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। आज इस सीजन में जो बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशु के अंदर न जाने कौन कौन सी बीमारियां घर कर रही हैं हमारे फरीदाबाद के अंदर। ना यहाँ का पानी शुद्ध है, पानी जो जिसके ऊपर हर व्यक्ति का हक है, यहाँ जो पानी कॉर्पोरेशन देता है वो पानी पीने के लायक नहीं। जो वायु हम और आप सांस से ले रहे हैं वो वायु सांस लेने के लायक नहीं। तो लानत है ऐसी सरकार को। ये सरकार क्या इसलिए बनाई थी कि अपनी जेबें भरने के लिए हमारे तमाम इलाके के लोगों के जीवन को दांव पर लगाने की हरकत करेंगे। और मेरा दावा है, पहली दफा इस फरीदाबाद में हमने और आपने पिछले दिनों जो सचिवालय पर प्रदर्शन किया तो ये प्रशासन थोड़ा हरकत में आया। अब जो हम अगला कदम उठाने जा रहे हैं, हमारा विश्वास है कि इन बेईमान लोगों को थोड़ी बहुत शर्म जरूर आएगी जब इस इलाके के एक से एक मौजूद और हमारे नौजवान, हमारे टंडन भाई जैसे भी जो खुद बीमार रहते हैं उसके बावजूद भी प्रदूषण की लड़ाई के लिए अपने साथियों को लेकर के चलते हैं। और ना जाने कितने हमारे साथी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं, लेकिन इस बात के दर्द को महसूस करते हैं। अंतर केवल ये है कि आज तक इस फरीदाबाद में जब भी कोई बात हुई वो राजनीति की हुई, जब भी बात हुई वोट बनाने की बात हुई, जब भी किसी नेता ने कदम उठाया तो वो अपनी छवि को बनाने के, राजनीतिक छवि को बनाने के लिए काम किया। लेकिन हम और हमारे तमाम साथी, हमें राजनीतिक छवि की जरूरत नहीं है बनाने की, हमें लोगों के जीवन को बचाने की जरूरत है, जो हमारा आपका सबका परम कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। तो इसलिए अब हमने ये फैसला किया है कि हम बल्लभगढ़ कॉर्पोरेशन का इलाका, बल्लभगढ़ से शुरू होकर के और दिल्ली के बदरपुर तक ये जो आ रहा है, इसको दूसरा जो हमारा धरना है, आने वाली 30 तारीख को हम बल्लभगढ़ कॉर्पोरेशन के सामने वहां पर इन बेईमान अफसरों को जगाने के लिए वहां धरना देंगे। और फिर कुछ दिन हम देखेंगे, अगर प्रशासन ने फरीदाबाद में चारों तरफ सफाई का, पानी के छिड़काव का, नाजायज वाहनों को रोकने का, नाजायज कारखानों को रोकने का अगर कदम उठाते हैं तो वो सारी बात आपके सामने सरकार भी लाएगी, हम भी आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन अगर फिर भी ये सोई हुई नींद से नहीं जागे तो 30 तारीख को बल्लभगढ़ में धरना देंगे। फिर हम ये जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, जिसका काम ही केवल ये है कि जो पॉल्यूटिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से ये धुआं, जहरीला जो गैस निकलती है, जो ये रिश्वत लेकर के नाजायज कारखानों को चलाने दे रहे हैं, एक धरना हम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के सामने रखेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये भी साथ के साथ अनुरोध है कि 30 तारीख के धरना में, चाहे वो बल्लभगढ़ में रखा जाएगा, लेकिन मुद्दा ये तमाम फरीदाबाद का है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां पहुंच करके इस इलाके की सबसे बड़ी जरूरत को इस सरकार और प्रशासन के सामने एक मुद्दा बनाने में हमारी मदद करें। और जहां भी आप रहते हैं, वहां भी जहां भी गंदगी के ढेर हैं, उनका फोटो खींच करके उसको एक सोशल मीडिया का हम नंबर देंगे, उस पर डालें, जिससे हम इस सरकार को लानत दे सकें, इन बेईमान भाजपा के नेताओं को इनको बता सकें कि तुम्हारी कमजोरी की वजह से, तुम्हारी नालायकी की वजह से, तुम्हारी बेईमानी की वजह से आज इस इलाके का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तमाम के तमाम भाजपा के नेता, चाहे वो सांसद है या विधायक है या मंत्री हैं,
वो केवल अपना धंधा और कारोबार करने में लगे हुए हैं। लोगों के साथ क्या गुजर रही है, कितना भ्रष्टाचार दफ्तरों में फैल रहा है, कितने गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, विशेष करके भाई रोहित सिंगला जी का, भाई अनिल शर्मा जी का, भाई जगन जी का, भाई राजेश जी का, राजा राम जी भी यहाँ बैठे हैं और सभी हमारे जितने भी साथी यहाँ आए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस नेक काम के लिए जो आपने समय दिया है। और आने वाले दिनों में हमारी लड़ाई ये जब तक जारी रहेगी, जब तक कि ये सरकार और प्रशासन हमारे इस फरीदाबाद के इलाके में लोगों को बढ़ते हुए प्रदूषण के कदम नहीं उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 30 तारीख और हमारे गिरीश भारद्वाज जी जो यहाँ बैठे हैं, पिछली उसमें भी भाई गिरीश ने बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तो ये बल्लभगढ़ का गिरीश, तो 10 बजे का समय बल्लभगढ़ में हमारा धरने का रहेगा। सभी प्रेस के बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि इस नेक काम में आप जितना भी इस दुख और दर्द को, इस इलाके की इस प्रदूषण की बढ़ती हुई खतरे को अपने अपने अखबारों से, अपने मीडिया से, टेलीविजन से जितना भी आप इसको चलाएंगे, शायद इस सरकार और प्रशासन को थोड़ी बहुत शर्म आए और हमारे लोगों को जीने की राहत मिलने में कोई थोड़ा बहुत इसमें सहयोग हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। इसके साथ ही कोई प्रश्न करना चाहते हो तो प्लीज दीजिए। अरे परवीन भाई, दूसरा नहीं हो, दूसरा भी है जी, दो भाई, दूसरा माइक दिलवा, दूसरा माइक, 2 माइक होंगे उसमें। माइक चीज चलते हैं। तो आज इन्होंने अखबार में दिया है हमारे यहाँ मुजेसर में 100 एकड़ में पावर हाउस है, तो इसको फिर ये प्लॉटिंग करने में हमारे यहाँ कॉलेज की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, शहर में जगह नहीं है। अगर आपको उचित लगे तो आप यही रहो, माइक ना इधर उधर देते रहना, जो भी सवाल पूछो इनसे पूछवा जब हाँ जी, कोई जाए ना गेट पे जा, कोई बिना लंच पे जाए ना तो गेट पे जा। देख लिया सुनो, गेट पे जा, कोई बिना माइक खाने के ना जाए। जी भाई साहब बताइए। बोल भैया यही रहो आप। अच्छा भैया, लेकिन क्या कारण है कि आपके कांग्रेसी आपके दूरी बनाए हुए, आपके कार्यक्रमों में नहीं आ रहे और आपके दूरी बनाए हुए। ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ, जैसे मैंने बोलते हुए भी कहा, इसमें हम सबसे आग्रह करते हैं, लेकिन ये राजनीति का कोई हमारा दायरा नहीं है कि हम कोई कांग्रेस पार्टी के नाम से ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें हम और हमारे साथी सभी सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी जो IW हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हम उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। तो जिनको अच्छा लगता है वो आए, जिनको नहीं अच्छा लगता है अगर वो नहीं आते हैं तो इसके ये मतलब नहीं कि हम इस मुहिम को नहीं चलाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो फरीदाबाद में जहरीला ये वायुमंडल का जो काम सरकार प्रशासन की वजह से बिगड़ रहा है, इसे रोकने के लिए, जागृति लाने के लिए फरीदाबाद के गणमान्य लोग जो सभी दलों से हैं, संगठनों से हैं और जो भी पर्यावरण के प्रेमी हैं, वो सब हमारे साथ। इसमें पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। अगर पार्टी का किसी को टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम और हमारे सभी साथी और इलाके के सारे लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। मैं संजय गुप्ता, हरकतपुर चैनल में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ फरीदाबाद से। आपने अभी बताया कि फरीदाबाद में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कंपनियां पॉल्यूशन फैला रही है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप कैसे दूर करेंगे उन चीजों को?
इको ग्रीन जो कंपनी कूड़ा उठान करती है उसको टेंडर दिया जा चुका है, लगातार वो हड़ताल करती रहती है, आपके पास क्या वजह है? हमारा जो सबसे बड़ा लोगों के प्रति हमारा समर्पण, हमारी नीयत, हमारी नीति, जो पहले भी हमने लोगों के लिए यहाँ काम करके दिखाए हैं, तो हमारा विश्वास ये इलाका कर सकता है। लेकिन जो भाजपा के राज में भाजपा के नेता जो इको ग्रीन कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, उसमें इस भाजपा के नेता कूड़ा करकट भी खाने का काम कर रहे हैं। और वो इको ग्रीन कंपनी किस तरीके से कर रहे हैं, आप थोड़ा पत्रकारों को बताएं किस तरीके से कूड़ा खा रहे हैं भाजपा नेता? इसका जो नियमावली जो बनी थी, जो शर्तें रखी गई थी कि इसको जो बेचने का काम होता है उसकी तोड़ाई किस तरीके से होगी, सरकार की तरफ से बाकायदा लेटर इशू हुआ है कि गवर्नमेंट कोई इस तरह का वो अपना वो बनाएगी जहां इनके ढेर वहां पर नजर आएंगे, और अगर वो नहीं उठते हैं तो उनका कोई एक्शन होगा। वो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमारा अगर हुकूमत होती है, इन बेईमान अधिकारियों की मजाल क्या है कि ये इस तरीके से रिश्वत खाने का काम करेंगे और लोगों को इस तरीके से मरने देंगे। अगर हमारी सरकार हुई तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, चाहे कोई नेता हो या कोई अधिकारी हो। हम उन्हें इस तरह की इजाजत कभी भी नहीं देने देंगे कि इस तरह से लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ हो। मेरे सवाल का जवाब बैठ के दे दो। अरे माइक पकड़ो सलमान नहीं वाला। क्या लगता है कि कांग्रेस की जो कैसे तरीके से सीट कम पड़ जाती है कि हर बार ऐसा ही होता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद दूसरे लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फुटबॉल कब खत्म हो गया? चुनाव भी नजदीक है ऐसा नहीं। हमारा काम लोगों के जीवन को बचाने का, हम राजनीति नहीं कर रहे। मैंने आपको अलग क्यों चल रहे हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने हमारा विरोध तो नहीं किया। विरोध की बात नहीं हो रही है तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद में अब से पहले किसी भी आदमी ने जो ये बिगड़ते हुए प्रदूषण की बात नहीं की, ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और हम फरीदाबाद के अंदर जब अब आकर के साथियों ने सबने ये फैसला किया है, तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके फरीदाबाद के प्रदूषण की लड़ाई अवश्य लड़ेंगे। बेईमान अफसरों को, बेईमान नेताओं को, चाहे वो हमारी पार्टी के हैं या दूसरी पार्टी के, इस प्रदूषण के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़े। एक सवाल और है मेरा कि अगर जो मान के चलो आपने पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि एक बार हम धरना देंगे, उसके बाद अगर नहीं प्रशासन जाएगा तो कोई ठोस कदम उठाएंगे, क्या ये अगला ठोस कदम वही माने जो बल्लभगढ़ का तो धरना प्रदर्शन होगा, ये ठोस कदम माने? जो बल्लभगढ़ में हमने 30 तारीख तय की है, बल्लभगढ़ में इसलिए हम वहाँ पर जो हमारा पहला सांकेतिक धरना था, अब हमारे धरना की अवधि 1-2 घंटा और बढ़ेगी। और इस आज जो 19 तारीख 18 तारीख है, 30 तारीख के बीच में अगर इन्होंने वहाँ कोई सफाई अभियान नहीं चलाया, अगर वहाँ पानी फेंकने का इंतजाम नहीं किया, या जो नाजायज कारखाने हैं उनकी अगर इन्होंने रोकथाम नहीं की, तो निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था, भाजपा के नेताओं का और इन अधिकारियों का जीना हराम कर देंगे। मैं आपसे ये प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन आपने जो कॉन्फ्रेंस से पहले अपना भाषण रखा है, उसमें आपने शब्द कहा है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो आपकी जो पार्टी के जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, आज भी आपकी सी कॉन्फ्रेंस है, उसको खाने के लिए बकायदा लोगों के पास उन्हें फोन किए, उन्हें डर दिखाया, सत्ता का डर दिखाया। तो मेरा ये सजेशन है कि पहले तो अपनी बाढ़ को संभालना चाहिए। तो इस पर जवाब चाहता हूँ, एक प्रश्न साथी कर लेता हूँ कि जो इको ग्रीन है, इको ग्रीन आई थी एक चाइनीज शेयर के साथ, लोगों को बताया गया था कि इसमें चीनी मालिकाना हक है। आज की डेट में मेरी जानकारी ये कहती है कि इको ग्रीन का मालिकाना हक स्थानीय लोगों में आ चुका है, और जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अंदरूनी लड़ाई है। क्या इस बारे में कुछ आपको जानकारी है? इको ग्रीन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो नियमों को ताक पे रख करके कचरा उठाने के लिए नहीं, बल्कि कचरे को बेच करके पैसा जेबों में भरने के लिए भाजपा की सरकार ने और अधिकारियों ने किया है।
दूसरा सवाल जो आपने हमारी पार्टी के लिए कहा है, अगर मान लो हमारी पार्टी के कुछ नेता, बाकी पार्टी बैठी हुई है, अगर वो नहीं आए तो क्या हम ये अभियान छोड़ दें? हमने जो ये कदम उठाया है, हमें इस बात की बिल्कुल कोई परवाह नहीं, हमारा पार्टी या राजनीतिक लोग साथ दें ना दें, लेकिन हम लोगों को इस तरीके से मरने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। और जो नेता जो इस अभियान के खिलाफ हैं, बड़े बड़े कारखानों को खरीदते हैं, जिस एक कारखाने से प्रदूषण एक निकलता था, आज 30-30, 40-40 एकड़ के बड़े खाली कारखानों को इस जिला फरीदाबाद के भाजपा के नेता और चाहे उसमें कोई हमारा नेता हो, जो खरीद के प्लॉटिंग कर रहे हैं और प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ऐसे नेताओं के खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हो। माइक दो, माइक के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं जी, आप पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें वायु पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर तरह के पॉल्यूशन का आपने जिक्र किया। तो जो राजनीतिक पॉल्यूशन है उसके खिलाफ क्या भूमिका है, किस तरह काम करने की आपकी भूमिका है? अभी तो बंसल साहब लोगों की जान बचानी है। इस प्रदूषण का भगवान की अगर कृपा रही और ये सदर अगर घटता है तो इससे बड़ी जीत और कोई ना राजनीति की हो सकती, ना सामाजिक हो सकती, ना इंसानियत की जीत हो सकती। रहा प्रदूषण का सवाल राजनीति का, तो उसे तो लोग ही हटाएंगे। हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो पार्टी कोई है, लेकिन जुड़े हुए सत्ता दलों से जो भी वो लोग हैं वो हमसे ज्यादा लोग जानते हैं, तो लोग ही ऐसे लोगों का इलाज करेंगे जो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। कलाम साहब, अभी शहर के बीच में जो पावर हाउस आ गया था, उस पावर हाउस को इसलिए बंद किया गया क्योंकि उसकी वजह से प्रदूषण फैलता था, वो काटने का चल रहा था, लेकिन अब उसकी भूमि पर भी प्लॉटिंग की जा रही है। ये भी बड़ा मुद्दा है। ये भाजपा की जो सरकार है, ये केवल बहुत बड़े बड़े व्यवसायी और जो रईस लोगों के जो इस देश में जो भी लोग हैं वो भाजपा से उनके सीधे संबंध हैं। इस शहर में जहाँ इतना प्रदूषण है और 100 एकड़ की अगर थर्मल प्लांट की जमीन पर अगर ये कॉलोनी काटेंगे तो इन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वहाँ पार्क बनाए, कोई हर्बल पार्क वहाँ पर बनाए, या कोई इस तरह का पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई वहाँ पर ये कदम उठाए जिससे लोगों को सांस लेने में राहत मिले। ये भाजपा के लोगों का हम विरोध करेंगे अगर ये वहाँ कॉलोनी काटेंगे। एक और क्वेश्चन है, जैसे देखा जाए कि सफाई सबसे अहम मुद्दा है और बिना सफाई के हमारी दिनचर्या शुरू नहीं होती है, लेकिन